इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स का मतलब है डिसीजंस, चॉइसेस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस। ये वो गेम है जो हर दिन हर इंसान खेलता है, चाहे वो जानता हो या ना जानता हो। और इस पूरे गेम का पहला और सबसे बड़ा रूल है स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब ये नहीं कि तुम गरीब हो। स्कैर्सिटी का मतलब ये है कि इस दुनिया में हर चीज़ लिमिटेड है। तुम्हारा समय लिमिटेड है, दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। तुम्हारा पैसा लिमिटेड है, चाहे 10,000 हो या 10 लाख। रिसोर्सेज लिमिटेड है, पेट्रोल लिमिटेड है, ज़मीन लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है, यहाँ तक कि अच्छी नौकरी के मौके भी लिमिटेड ही हैं। लेकिन तुम्हारी नीड्स अनलिमिटेड हैं। तुम्हें अच्छा फ़ोन चाहिए, फैमिली ट्रिप चाहिए, बच्चों की पढ़ाई अच्छी चाहिए, घर लेना है, फ्यूचर सिक्योर करना है, बीमारी में आराम से इलाज करवाना है और थोड़ा एन्जॉयमेंट भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम ये सब एक साथ नहीं कर सकते। रिसोर्सेज कम हैं, नीड्स ज़्यादा। और यहीं से शुरू होता है असली गेम, चॉइस का गेम। मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपये बचे हैं। अब तुम्हारे सामने 3 ऑप्शंस हैं, नया स्मार्टफोन, फैमिली ट्रिप या कोई कोर्स जिससे तुम्हारी स्किल इंप्रूव हो और आगे जॉब या बिजनेस में ग्रोथ हो। जो भी तुम चुनोगे, बाकी 2 चीज़ें लूज हो जाएंगी। और जो तुम लूज करते हो वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो दिखता नहीं है, पर उसकी असली कीमत आपको बाद में समझ आएगी। इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही कॉन्सेप्ट को अर्ली इकोनॉमिस्ट जैसे एडम स्मिथ ने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस में समझाया था कि हर चॉइस की एक हिडन कॉस्ट होती है। अगर तुमने फ़ोन लिया तो तुमने फ्यूचर अर्निंग लूज़ की। अगर तुमने ट्रिप पर पैसा उड़ा दिया तो तुमने स्किल डेवलपमेंट लूज़ की। अगर तुमने टाइम वेस्ट किया, जैसे बिना सोचे घंटों स्क्रॉलिंग, तो तुमने ग्रोथ लूज़ की। और यही चीज़ जॉब मार्केट में भी दिखती है। मान लो एक जॉब है और 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपनी किसे चुनेगी? जो कम सैलरी में ज़्यादा वैल्यू देगा। यहाँ भी डिमांड सप्लाई काम कर रहा है। जॉब कम है, लोग ज़्यादा हैं, इसलिए कंपटीशन हाई है और सैलरी कम है। इसी वजह से आज सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है, बल्कि स्किल सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्किल डिमांड क्रिएट करती है। यानी हर डिसीजन का एक हिडन कॉस्ट होता है, जो उस समय महसूस नहीं होता, लेकिन फ्यूचर में बड़ा इम्पैक्ट डालता है। ये छोटी छोटी चॉइसेस ही डिफरेंस क्रिएट करती हैं गरीब और अमीर के बीच। गरीब इंसान इमीडिएट हैप्पीनेस चूज करता है, आज का मज़ा, आज का फ़ोन, आज का खाना। अमीर इंसान लॉन्ग टर्म बेनिफिट चूज करता है, आज थोड़ा सैक्रिफाइस, कल ज़्यादा फ्रीडम। ये चॉइस सिर्फ पैसों की नहीं, समय की भी है। डिमांड और सप्लाई। तुम सोचते हो कि प्राइस शॉपकीपर डिसाइड करता है, लेकिन रियलिटी ये है कि प्राइस मार्केट डिसाइड करता है। डिमांड का मतलब कितने लोग किसी चीज़ को लेना चाहते हैं। सप्लाई मतलब वो चीज़ कितनी अवेलेबल है। जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम, तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है। जब डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा, तो प्राइस नीचे आती है। इस कॉन्सेप्ट को बाद में अल्फ्रेड मार्शल ने और डिटेल में समझाया कि मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे बनता है। भारत में कई बार प्याज 20 रुपए से 120 रुपए तक चला गया। रीज़न, बारिश के कारण फसल बर्बाद होना सप्लाई को कम कर देती है, लेकिन मार्केट में प्याज की डिमांड सेम रही। रिजल्ट, प्राइस बढ़ गया। आम आदमी रोया, लेकिन हमारी निक्कमी सरकार ज़्यादातर उसे इग्नोर कर देती है। जब नया आईफोन लॉन्च होता है, डिमांड हाई होता है, लेकिन सप्लाई लिमिटेड, प्राइस बढ़ जाती है। कुछ महीनों बाद डिमांड थोड़ी कम हो जाती है और स्टॉक ज़्यादा, तब ज़्यादातर डिस्काउंट देना शुरू हो जाता है। और यहाँ एक हिडन चीज़ है, डिमांड सिर्फ ज़रूरत से नहीं आती, डिमांड इमोशन से भी आती है। ब्रांड, स्टेटस, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सबके पास है तो मुझे भी चाहिए। यही वजह है कि इंसान कई बार लॉजिकल नहीं, इमोशनल डिसीजन लेता है। जीडीपी का मतलब है एक देश एक साल में कितना टोटल प्रोडक्शन करता है, गुड्स प्लस सर्विसेज। अगर देश में फैक्ट्रीज चल रही हैं, सर्विसेज बढ़ रही हैं, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो जीडीपी बढ़ता है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं कि हर इंसान अमीर हो रहा है। हो सकता है कुछ लोग बहुत तेज़ी से अमीर बन जाएं और बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाएं। इसलिए जीडीपी ग्रोथ और रियल लाइफ ग्रोथ हमेशा सेम नहीं होती। अब आता है सबसे साइलेंट किलर, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ प्राइसेस बढ़ना नहीं है, इसका मतलब है तुम्हारे पैसे की वैल्यू गिरना। पहले 100 रुपये में 5 किलो आटा मिलता था, आज 2 किलो भी मुश्किल से मिलता। यानी पैसा वही, पर उसकी ताकत कम हो गई है। इस कॉन्सेप्ट को जॉन मैनर्ड केन्स ने डीपली एक्सप्लेन किया कि इकोनॉमी में डिमांड और मनी सप्लाई कैसे इन्फ्लेशन को अफेक्ट करते हैं। इसके पीछे रीजंस है, डिमांड बढ़ना, कॉस्ट बढ़ना, रेंट, मजदूरी, कच्चा माल, और सबसे बड़ा रीजन मार्केट में पैसा बढ़ना। और यही एंट्री होती है बैंक्स की। जब तुम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, बैंक उसे संभाल कर नहीं रखता, बल्कि वो उस पैसे को किसी और को लोन देता है। कोई बाइक लेता है, कोई घर लेता है, कोई बिजनेस शुरू करता है, और इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस आता है। अब यहाँ एक सटल लेकिन पावरफुल चीज़ होती है। आप सोचते हो पैसा बस एक बार यूज़ होता है, लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब वो बैंक में जाता है। बैंक उस पैसे का थोड़ा हिस्सा रिजर्व रखता है और बाकी लोन दे देता है।
फिर जो लोन लेता है वो पैसा वापस सिस्टम में डिपॉजिट करता है और यही साइकिल बार बार चलता है। डिपॉजिट लोन, मतलब एक ही पैसा कई लोगों के काम आता है और धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता है। इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, जहाँ पैसा रुकता नहीं, घूमता है। और याद रखो, पैसा ग्रोथ तभी होता है जब वो फ्लो में होता है। इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करता है। रेट्स जब कम होता है तो लोन सस्ता मिल जाता, लोग ज्यादा बोरो करते हैं, पैसा सिस्टम में बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। रेट्स ज्यादा, लोन महंगा, बोरोइंग कम, मार्केट स्लो, इन्फ्लेशन कंट्रोल। और जब तुम लोन लेते हो तो तुम फ्यूचर का पैसा आज यूज कर रहे हो। कुछ लोग इसी लोन से एसेट्स बनाते हैं और कुछ लोग ईएमआई में फंस जाते हैं। यहीं से एक और इम्पॉर्टेंट फर्क आता है इनकम का। हर इंसान एक ही तरह से पैसा नहीं कमाता। कोई सिर्फ जॉब करता है जहाँ टाइम के बदले पैसा मिलता है, इसे एक्टिव इनकम कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे सोर्सेज बनाते हैं जहाँ उन्हें हर बार काम नहीं करना पड़ता, जैसे रेंट, डिविडेंड या इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, इसे पैसिव इनकम कहते हैं। और कुछ लोग स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाते हैं, इसे पोर्टफोलियो इनकम कहते हैं, जहाँ लोग पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। जो इंसान सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड है वो हमेशा टाइम के बदले पैसा कमाएगा, लेकिन जो धीरे धीरे पैसिव इनकम क्रिएट करता है उसका पैसा उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। और यहीं से एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है एसेट्स और लायबिलिटीज का, जिसे पॉपुलर किया रिच डैड पुअर डैड ने। एसेट वो होता है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो होती है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग लायबिलिटी को एसेट समझ लेते हैं। ईएमआई पर लिया हुआ फोन, कार या बड़ा घर, ये सब लायबिलिटी है क्योंकि ये हर महीने पैसा खींचते हैं, जबकि एसेट वो है जो इनकम जनरेट करे, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट। गरीब इंसान लायबिलिटीज खरीदता है, अमीर इंसान एसेट्स बनाता है, और यही लॉन्ग टर्म वेल्थ का डिफरेंस बनाता है। और अब आता है फाइनल लेयर, इकोनॉमिक सिस्टम्स। कुछ देश कैपिटलिज्म फॉलो करते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, जहां प्राइवेट कंपनीज पावरफुल हैं, ग्रोथ फास्ट है, लेकिन इनइक्वालिटी भी हाई है। कुछ देश सोशलिज्म फॉलो करते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया, जहां गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा है, इक्वालिटी है, लेकिन फ्रीडम कम है। और हमारा इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ चलते हैं। हाँ, बस आजकल सरकार कुछ आमिर लोगों के चाटनी में बिजी है। अगर तुम्हें ग्रो करना है, सच में ग्रो करना है, तो तुम्हें इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये तुम्हारा एवरीडे लाइफ है। सिस्टम को समझ लो तो सिस्टम तुम्हारे लिए काम करेगा, न समझे तो सिस्टम तुम्हें काम कराएगा। और ये सब आपको कोई स्कूल नहीं पढ़ाएगा। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आपको ये नॉलेज हो। बाकी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।